हाँ जी बच्चों, देखो बहुत ठंड हो रही है इसलिए मैंने सोचा कोई गर्मा गर्म चैप्टर ले आता हूँ। ठीक है, तो चैप्टर क्लास 12 से लेकर आया हूँ, चैप्टर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बच्चों बहुत दिनों बाद लेकर मैं वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, चलते हैं चैप्टर पे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में बोले तो एनपीओ कहा जाता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहली बात हम समझते हैं कि भैया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है क्या चीज़। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, नाम से ही पता लग रहा है, नाम में ही काम छुपा हुआ है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका पर्पस जो होता है, जिनका पर्पस होता है क्या, सर्व द सोसाइटी, सोसाइटी को सेवा प्रोवाइड करना, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी का कल्याण करना। ठीक है, और ये करते हैं और इनका मकसद कभी भी प्रॉफिट कमाना नहीं होता, नॉट फॉर अर्निंग पर्पस। यानी ये जो संस्था प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से नहीं लगाई गई है, जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, वो संस्था हमारी क्या कहलाती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वो कौन सी संस्था होती है? ठीक है, हमने यहाँ पे समझा कि जिनका मकसद समाज की सेवा करना हो या समाज का कल्याण करना हो, तो ऐसी कौन कौन सी संस्था होगी? बहुत ही सिंपल है। ठीक है, जैसे मान लो कोई डिस्पेंसरी हो गई, कोई ऑर्फेनेज हो गया, अनाथालय, कोई धर्मशाला हो गया इन, ठीक है, ओल्ड एज होम, स्कूल कॉलेज, ये सारी संस्थाएं क्यों लगाई जाती है भैया? ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो समाज की सेवा करने के लिए लगाई जाती है। ठीक है, स्कूल, कॉलेज, स्पोर्ट्स क्लब, हॉस्पिटल, ईटीसी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी संस्था हमारी एनपीओ कहलाती है। आई होप समझ में आ गया होगा कि मीनिंग में, और मीनिंग का मतलब क्या है और इनका क्या अर्थ होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि भाई संस्था चाहे कोई भी हो, चाहे वो समाज की सेवा के लिए लगाई गई हो या समाज के अंदर रहकर बिजनेस करने के लिए लगाई गई हो, कोई भी संस्था हो, एक बात बताओ, बिना रोकड़े के बन सकती है क्या संस्था? नहीं भैया, पैसा तो चाहिए ही होता है। चाहे बेशक आप समाज की सेवा के लिए ही आपने वो संस्था क्यों ना खोली हो, लेकिन उस संस्था को बनाने के लिए पैसा तो आपको चाहिए ना। तो जब आपको पैसा चाहिए तो इनके पास फंड कहाँ से आता है? सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि आखिर इन संस्था के पास फंड कहाँ से आता है। फंड, जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, वो ध्यान रखना, बहुत काम की चीज़ें हैं, नोट करते रहना। फंड भाई कहाँ से आता है इनके पास पैसा? इनके पास पैसा आता है भाई डोनेशन से। डोनेशन से आता है, चैरिटी से आता है, सब्सक्रिप्शन से आता है। सब्सक्रिप्शन मीन्स मेंबर मिलकर पैसे देते हैं। जो भी मेंबर बनते हैं इस संस्था के, वो सब्सक्रिप्शन का पैसे देते हैं, फी पे करते हैं। कोई नया मेंबर बनता है जब इसके अंदर, तो एंट्रेंस फी लेकर आता है, एंट्रेंस फी, लाइफ मेंबरशिप फी। मान लो संस्था पे कोई गवर्नमेंट ग्रांट, सरकार ने कोई अनुदान दे रखा है, गवर्नमेंट की तरफ से भी पैसा आता है। ठीक है, तो इनके पास यहाँ से पैसा आता है, इन संस्था के पास। ठीक है, अब इन पैसों से क्या करते हैं? जब ये पैसा कलेक्ट होता है तो उसके बाद ये समाज में रहते हुए समाज की सेवा के लिए इन पैसों को खर्च करते हैं। ठीक है ना, एक चीज याद रखना कि जितने भी एनपीओ होते हैं उनका कोई मालिक नहीं होता, ये मेंबरशिप पर बेस्ड होता है। जितने भी एनपीओ होते हैं वो बेस्ड ऑन मेंबरशिप पे बेस्ड होता है। यानी उन संस्थाओं में जो भी सदस्य जुड़ता है वो उस संस्था का मेंबर बन जाता है, और हर मेंबर को अपनी तरफ से कुछ ना कुछ फी पे करनी होती है।
जिसको हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, या जब वो मेंबर जुड़ रहा होता है उस संस्था के अंदर तो उसको एंट्रेंस फी देना होता है। तो एंट्रेंस फी जब वो देता है तो क्या होता है, उस संस्था के पास पैसा आता है और वो संस्था समाज में रहते हुए समाज की सेवा करने के लिए खर्च करती है। बच्चों आप ये मत सोचना कि बिल्कुल पैसा बहुत कम थोड़ा बहुत आता होगा, नहीं, बहुत पैसा होता है। इतना पैसा होता है कि समाज की सेवा करने के बाद भी मेवा कमा लेते हैं ये लोग। ये चीज़ याद रखना, समाज की सेवा करते हुए मेवा कमाते हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है भाई, हर कोई बिजनेस करने लग जाएगा तो समाज के लिए कौन सोचेगा, समाज के लिए भी तो सोचना होता है। ठीक है, तो समाज के लिए सोचते हुए समाज से यदि अर्निंग कर लिया, लेकिन वो अर्निंग का नाम अर्निंग के नाम से नहीं देते, वो जो प्रॉफिट अर्न करते हैं, जो भी प्रॉफिट कमाते हैं, उनको सरप्लस या डेफिसिट के नाम से दिखाया जाता है। क्योंकि इनका मकसद क्या है, अर्निंग पर्पस नहीं है, इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। इसलिए ये जो भी बचता है इनके पास रेवेन्यू, जो लास्ट में जो इनकम बचती है, उसको प्रॉफिट का नाम नहीं देते हैं, उसको क्या नाम देते हैं, सरप्लस का नाम देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बच्चों हमने ये समझ लिया कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। क्या समझा हमने ये समझा कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि समाज की सेवा के लिए, उनके वेलफेयर के लिए लगाई जाती है, बनाई जाती है, वो एनपीओ कहलाती है। ठीक है, उनका मकसद समाज में रहकर समाज के लोगों की सेवा करना होता है, ना कि प्रॉफिट कमाना होता है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा और फिर हमने ये भी पढ़ लिया कि उनके पास फंड कहाँ से आता है, कहाँ से वो पैसा कलेक्ट करते हैं, जिससे कि वो आगे सर्व कर सके सोसाइटी को। आगे चलते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। भाई संस्था चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, भाई अकाउंटिंग तो आपको करनी होगी ना। आपके पास एक लीगल अकाउंटिंग अमाउंट होने चाहिए, एक डॉक्यूमेंट तैयार होना चाहिए कि आपकी संस्था के पास पैसा कितना आया, कितना संस्था ने खर्चा किया। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी हम बिजनेस भी करते हैं तो अकाउंटिंग तो करते हैं ना। इसी तरीके से एनपीओ के अंदर भी अकाउंटिंग की जाती है। ठीक है ना, तो इसके अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर, इसके अंदर बेसिकली 3 अकाउंट बनाए जाते हैं। पहला होता है रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। सेकेंड वन इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंड थर्ड वन इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो बच्चों आपको पता ही है कि कोई भी संस्था हो, बैलेंस शीट लास्ट में इसलिए बनाई जाती है कि भैया अब उस संस्था के अंदर कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज है ना। तो ये जानने के लिए, यानी उसकी पोजीशन जानने के लिए लास्ट में बैलेंस शीट बनाई जाती है। यानी ये जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, इसका मतलब ये मेरा क्या है, ये हम जब क्या बोलेंगे इसको, फाइनल अकाउंट। जैसे हम पहले हमने 11th क्लास के अंदर हमने ये पढ़ा था कि कोई सोल ट्रेडर होता है, कोई सोल ट्रेडर होता था तो एंड ऑफ द ईयर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता था। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट जब प्रिपेयर करता था तो वो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाता था। लेकिन ये तो संस्था है, एनपीओ है, तो एनपीओ क्या करती है, एंड ऑफ द ईयर फाइनल अकाउंट जब प्रिपेयर करती है तो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते समय ये 3 अकाउंट बनाए जाते हैं। यानी ये फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ है। यानी कोई भी एनपीओ जब एंड ऑफ द ईयर अपना फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करती है तो ये 3 प्रकार के अकाउंट बनाती है, जिसको कहते हैं रिसीव्ड एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और थर्ड वन इज बैलेंस शीट। क्लियर हो गई होगी बात। तो बच्चों हम बारी बारी से इनके बारे में समझते हैं कि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाया जाता है और बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। लेकिन बच्चों इनको बनाने के लिए कुछ हमें एलिमेंट, छोटे छोटे पार्ट्स जो अकाउंटिंग टर्म्स हैं, उनको भी समझना बहुत जरूरी है, जो कि मैं वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि 2 से 3 वीडियो इस चैप्टर की बनेगी, तब जाके ये चैप्टर आपका कवर होगा। तो सबसे पहले आज हम बेसिक, ये जो वीडियो है ये बेसिक है आपके इस चैप्टर के लिए, ताकि आपको ये पता लग जाए आखिर कहना क्या चाहता है ये चैप्टर, कहना क्या चाहते हो भैया। तो ये आज की वीडियो इसलिए है कि भाई एनपीओ के अंदर कौन कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है, फिर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे भी। ठीक है, तो हम सबसे पहले आते हैं रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट,
भैया तो नाम से ही पता लग रहा है, रिसीट एंड पेमेंट। रिसीट बने क्या हुआ, मिला, पेमेंट बने चुकाया। यानी संस्था के अंदर जहां जहां से भी पैसा आया होगा रिसीट साइड में डाल देंगे, और संस्था ने जहां जहां भी पेमेंट किया होगा वो पेमेंट साइड में डाल देंगे। ठीक है, यानी आप ध्यान दोगे, इट इज लाइक अ कैश बुक। ये कैश बुक की तरह ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे कैश आता था तो हम डेबिट में डाल देते थे, और जा रहा होता था तो क्रेडिट में डाल देते थे। जस्ट लाइक कैश बुक जो हमने बनाया था उसी की तरीके से समझना है हमें। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब आप इसको बनाओगे तो इसके अंदर ये जो बातें मैं लिख रहा हूं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं। आप लोग लिखते रहना, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, सबसे पहली बात, जब भी हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो हम सारे ट्रांजैक्शंस लेते हैं, सारे कैश ट्रांजैक्शंस हम लेंगे, चाहे वो करंट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, या फिर नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो। भैया आपके पास रोकड़ा आया ना, आपको एंट्री करनी है, चाहे वो किसी भी ईयर का आपको पैसा मिला हो। जैसे मान लो आप 2021 के लिए आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हो, लेकिन आपको 2021 के अंदर पिछला वाला पैसा भी मिला है, 2020 का भी पैसा मिला है, या कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा मेंबर, या कोई ऐसे जगह से पैसा आया है जो कि 2022 के लिए है या 2023 के लिए है, तो भी हम इसकी एंट्री इसके अंदर लेंगे। यानी पैसा आया, लाला बनना है, लाला जी क्या करते हैं, पैसा आता है ले लेते हैं, लेना है, पैसा आया ले लोगे रिसीट साइड में, पैसा गया पेमेंट साइड में ले लेना। बस सिंपल सी बात याद रखनी है, चाहे वो पैसा पिछले साल से रिलेटेड हो, चाहे करंट ईयर से रिलेटेड हो, या फिर नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, आपको उसकी एंट्री इसके अंदर लेनी है। यानी मैं यहां पे लिख देता हूं, ऑल कैश ट्रांजैक्शंस आर टेकन whether it is related to current year, previous year और next year। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बस आपको याद रखना है, जब जब आपको कैश रिसीव होगा, कैश का मतलब हो सकता है चेक भी रिसीव हो सकता है, बैंक या कैश जो भी है, आपको रिसीव हो रहा होगा तो आपको रिसीट साइड में लेना है, रिसीट साइड में लेना है। और जब जब आप पेमेंट कर रहे होंगे, कैश पेमेंट कर रहे होंगे जब आप, या चेक से पेमेंट कर रहे होंगे, तो आपको किधर एंट्री लेनी है, आपको पेमेंट साइड में एंट्री लेनी है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, जब आप लोग कैश अकाउंट सीखे थे 11th क्लास में, जब आप लोगों ने कैश अकाउंट बनाना सीखा था, तो आप लोगों को ये पता था कि जब भी कैश मिल रहा होता था तो हम डेबिट में लिखते थे, यानी रिसीट साइड को ही डेबिट साइड कहते हैं। ठीक है, और जब हम पेमेंट करते हैं तो किधर लेते हैं, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड को ही क्या कहते हैं, पेमेंट साइड कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसका फॉर्मेट बना रहा हूं, तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि रिसीट एंड पेमेंट क्या होता है। जब भी पैसा आएगा, पैसा जाएगा, इसके अंदर एंट्री करनी है। ठीक है, एनपीओ के अंदर पैसा आया, एंट्री करेंगे, जाएगा एंट्री करेंगे, चाहे वो किसी भी ईयर से रिलेटेड हो। चलो अब आगे देखते हैं। ये है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर आपको फॉर्मेट ध्यान रखना है बच्चों। इस वीडियो के बाद ना आप एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जरूर बनाओगे, और कमेंट में जरूर लिखना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। रिसीट साइड अभी मैंने आपको समझाया था कि डेबिट साइड इज द रिसीट साइड, क्रेडिट साइड इज द पेमेंट साइड। रिसीट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, ये क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, तो आपके पास जो भी पैसा आ रहा होगा, यानी एनपीओ के अंदर, अभी हम एनपीओ के बारे में समझ रहे हैं, तो एनपीओ के पास जो शुरुआत में पैसा होगा, यानी संस्था के पास जो शुरुआत में पैसा है, उसको हम यहां लिखेंगे बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस पहले लिखते थे ना हम कैश अकाउंट में, डेबिट साइड में, वही ओपनिंग बैलेंस ही है। ओपनिंग बैलेंस है मेरा, कैश हो या बैंक हो, कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस, जो भी हो आप दोनों लिख सकते हो। दोनों है तो दोनों लिख दो, और एक है तो एक लिख दो। ठीक है, अब जहां जहां से भी पैसा आया होगा,
वो लिखेंगे। जैसे डोनेशन से पैसा आया, डोनेशन लिख देंगे। सब्सक्रिप्शन से पैसा आया, सब्सक्रिप्शन लिख देंगे। फिर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, संस्था ने कोई पुराना अखबार, रद्दी अखबार बेचा था, वहां से पैसा आया। भैया जिस भी मीडियम से पैसा आ रहा है ना, आपको वो लिखना है रिसीट साइड में, ठीक है। इसी तरीके से मान लो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का पैसा आया, संस्था ने कहीं इन्वेस्ट कर रखा था मार्केट में पैसा, वहां से इंटरेस्ट आया, वो ले लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से कुछ भी जहां से भी पैसा हो, जैसे एंट्रेंस फी, कोई नया बंदा आया था, जुड़ा था, उसने एंट्रेंस फी दिया, एंट्रेंस फी से पैसा आया, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी, वहां से पैसा आया, वो लिख देंगे। आप लोग पता होगा कई बार आप जैसे कोई जिम ज्वाइन करते हो या कोई भी स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करते हो, तो वहां पे लाइफ मेंबरशिप फी देनी होती है। मतलब आप पूरे लाइफ पीरियड तक के लिए उस संस्था के सदस्य बन जाते हो एक अमाउंट पे करने के बाद। आप देखोगे कहीं भी ऐसा होता है कि आप स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करते हो, बोलते हैं यदि आप इस क्लब के लाइफ टाइम तक के लिए मेंबर बनना चाहते हो तो 2000 3000 आपको एक बार पे करना होगा। लाइफ टाइम तक के लिए आप इस संस्था के एक मेंबर बन जाते हो, उसी को बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ले लिया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे लेंगे। सारे एलिमेंट लिखना पॉसिबल नहीं है। जब हम क्वेश्चन करेंगे बस आपको ये ध्यान रखना है, पैसा आया यहाँ डाल देना है, पैसा जा रहा होगा इधर डाल देना है, ऐसे ध्यान रखना। पैसा कैसे कैसे जाएगा, मान लो हमने सैलरी पे किया है, रेंट पे किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, पैसा जहां जहां जा रहा होगा सब लिखेंगे। मान लो हमने कोई फर्नीचर परचेज किया था तो पैसा जा रहा होगा, आपने कोई असेट्स, कोई भी असेट्स परचेज करोगे तो भैया पैसा जाएगा ना। इसी तरीके से मान लो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट परचेज, इस साइड यदि कोई भी असेट्स का नाम लिखा रहे तो आप समझ जाना परचेज किया होगा तो हमारे पास से पैसे गए हैं। भाई पेमेंट, पैसे के बारे में सोचना, रोकड़ा ये सोचना, रोकड़ा आ रहा है इधर डालो, गया इधर डालो, ये समझना है। और कहां से भैया, एनपीओ के अंदर से, संस्था के अंदर से, संस्था के पास से पैसा जा रहा है इधर करेंगे, आ रहा है इधर करेंगे, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। स्टेशनरी के लिए पैसा खर्चा हुआ होगा, स्टेशनरी लिख देंगे। मान लो चैरिटी उन्होंने दिया है, एनपीओ वालों ने चैरिटी गिवन किया है तो वो लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पेमेंट साइड में आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। इसी तरीके से ऑनरेरियम, ऑनरेरियम में पैसा जा रहा होगा वो लिख लेंगे। अब ऑनरेरियम क्या होता है, ज़्यादातर बच्चों के माइंड में ही आ रहा होगा। तुम्हें पता है कोई भी एनपीओ, कोई भी संस्था वगैरह होती है तो यदि वो कोई कल्चरल प्रोग्राम करती है या कोई भी ऐसा काम करती है जहाँ पे वो किसी गेस्ट को बुलाती है तो उसको माला वाला पहनाती है, उनके सम्मान में कोई पैसा खर्चा कर देती है, सॉल वॉल डाल देती है, तो भैया उस पर भी तो पैसा खर्चा हुआ है। या उसका जो सेक्रेटरी है उसके ऑनर के तौर पर कुछ पैसे खर्च किए हैं, उसी को बोलते हैं ऑनोरेरियम। समझ में आ रही बात। तो उसमें भी तो पैसा गया है, तो इसलिए इसको यहां लेंगे। क्लियर हो गई बात। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, कुछ नहीं करेंगे, राम नाम जपना पराया माल अपना, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे। मान लो यहाँ का सम जोड़ लिया हमने और यहाँ का माइनस कर दिया, तो यहाँ पे आपका लास्ट में संस्था के पास कितना पैसा बचा हुआ है वो बैलेंस शीट आ जाएगा, कैश या बैंक। यदि कई बार क्या होगा क्वेश्चन में आपको कैश बैलेंस गिवन होगा, क्लोजिंग कैश बैलेंस तो लिख लेना, बाकी जो बैलेंसिंग आएगा वो बैंक बैलेंस आ जाएगा। यदि कुछ ना बोला जाए तो सिर्फ बैलेंस शीट लिख के बैलेंस लिख देना। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपका कौन सा बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। दैट मीन्स कि एनपीओ के पास अब लास्ट में कितना पैसा बचा है। सिंपल सी बात है, हमारे पास जहां जहां से पैसा आया लिख दिया, जहां जहां से पैसा गया लिख दिया, लास्ट में कितना पैसा बचा ये भी तो देखेगी ना संस्था। तो लास्ट में जो पैसा बचा है वो बैलेंस शीट से पता लगेगा हमें कि कितना पैसा बचा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बच्चों एग्जाम में यही वाला आता है बनाने के लिए, लेकिन हमें तो सब कुछ आना चाहिए ना, इसलिए मैंने रिसीव्ड एंड पेमेंट भी बताया, ठीक है, क्योंकि वो नहीं आएगा तो ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सबसे पहले हम समझते हैं। देखो नाम से ही पता लग रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी एक ऐसा अकाउंट जिसके अंदर हमें इनकम लेनी है और एक्सपेंडिचर लेना। नाम ही बता रहा है, चिल्ला चिल्ला के बता रहा है,
कि भैया इनकम और एक्सपेंडिचर सोचना है, रोकड़े के बारे में नहीं सोचना। वो रिसीडेंट पेमेंट था, उसमें रोकड़े के बारे में सोच रहे थे, पैसा आया या पैसा गया। इसमें हमें सोचना है कि जो पैसा आया है उसमें इनकम कौन सी है वो लेना है, उसमें से खर्चा कौन सा है वो लेना है। ठीक है, सबसे पहली बात याद रखना, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, तुम्हें पता है 11th क्लास में तुम लोग पढ़ चुके हो नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। वो अकाउंट जिसके अंदर जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं वो डेबिट में लिखे जाते हैं, और जितने भी इनकम और गेन होते हैं उनको कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट में लिखा जाता है। मेरे बच्चों हमेशा याद रखना एक चीज, क्या कि जब भी कोई नॉमिनल अकाउंट होता है ना, वो इसीलिए बनाया जाता है ताकि हम ये देख पाए कि भैया फायदा कितना हुआ है या कितना नुकसान हुआ है उस संस्था को। समझ में आ रही बात। यानी इस अकाउंट से क्या पता लगेगा, इस अकाउंट से ये पता लगेगा कि एनपीओ को कितना सरप्लस हुआ है या कितना डेफिसिट हुआ है। क्योंकि प्रॉफिट नहीं बोल सकती एनपीओ, प्रॉफिट का तो नाम दे ही नहीं सकती, क्योंकि भैया सबसे पहला नाम ही क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अरे भैया जब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो भैया जो आपके पास रोकड़ा बचा है उसको प्रॉफिट थोड़ी बोल सकते हो, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है ना। यानी फ्रॉम दिस अकाउंट वी फाइंड सरप्लस और डेफिसिट ऑफ एनपीओ। यानी इस अकाउंट से हमें क्या पता लगता है, सरप्लस या डेफिसिट। आई होप समझ गए होंगे क्या कहना चाहता हूं मैं, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट इसीलिए बोलते हैं हम जिससे कि हमें प्रॉफिट या लॉस का पता लगे। तो एनपीओ के अंदर प्रॉफिट और लॉस बोल नहीं सकते, इसलिए सरप्लस और डेफिसिट बोला जाता है। तो भैया कई बार क्या होता है, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सरप्लस का मीन्स होता है, सरप्लस मीन्स एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। यानी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी इनकम आपकी ज्यादा हुई है एक्सपेंडिचर से, उस संस्था के अंदर इनकम ज्यादा हुई है खर्चे से, तो हम समझ जाएंगे वो सरप्लस है। डेफिसिट मीन्स एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ये ध्यान रखना है आपको कि डेफिसिट का मतलब होता है कि आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया जबकि इनकम कम हुई है, तो उसको डेफिसिट बोलेंगे। मंत्र, ये सारे मंत्र दे रहा हूं मैं तुम्हें, जब क्वेश्चन करेंगे ना इजीली सॉल्व होंगे, तो ध्यान रखना। बेस है ये, बेस यदि कमजोर हो गया तो आगे समझने में दिक्कत होगी। तो अब एक चीज और याद रखना, हाँ, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में मैंने एक चीज बताया था तुम्हें। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में मैंने तुम्हें यह बताया था कि भैया आपको रोकड़ा मिल रहा है, रोकड़ा जा रहा है ना, चाहे वो किसी भी साल से रिलेटेड हो, हम ले लेते थे। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर सिर्फ हम करंट ईयर से रिलेटेड ही इनकम और एक्सपेंडिचर लेंगे। ये बात आपको माइंड में फिट कर लेना है, ठीक है। यानी इन दिस अकाउंट ओनली those income and expenses are taken which are related to current year, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ उन्हीं इनकम और एक्सपेंस को लिया जाता है जो कि करंट ईयर से रिलेटेड होंगे। भैया हम तो करंट ईयर के बारे में सोच रहे हैं ना कि उस साल कितना फायदा या कितना नुकसान हुआ है, ठीक है। इसलिए इसके अंदर हमें सिर्फ करंट ईयर को फोकस करना होता है। और याद रखना बच्चों, ये जो लिखा है ना, ये हमें निकालना पड़ता है कि करंट ईयर से रिलेटेड कितनी इनकम आई है। ये कैलकुलेशन करना सीखेंगे, छोटे छोटे पार्ट में सीखेंगे कि हर एलिमेंट को कैसे निकालते हैं। बस कोई ज़्यादा डीप चीज़ नहीं है, आपको एक फॉर्मेट बता दूंगा, उस फॉर्मेट को याद रखोगे, फटाफट करंट ईयर का आपको पता लगता चला जाएगा। करंट ईयर का चाहे मिल गया हो चाहे अक्रूड हो, दोनों जोड़ देते हैं तो करंट ईयर का वो हुआ है। समझ में आ रही बात। जैसे मान लो आपको 15,000 इनकम बनती थी और अभी आपको सिर्फ 10,000 मिले हैं,
तो आपको 15 लेकर चलना है। 10,000 मिल चुके हैं, 5,000 मिलने वाला है, चाहे वो अक्रूड ही क्यों ना हो वो भी लेना है, करंट ईयर से रिलेटेड सब लेना है, चाहे वो मिल चुका हो या मिलने वाला हो। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब मैं इसका फॉर्मेट समझाता हूँ। चलो बच्चों, अब देखते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। लेकिन इसके फॉर्मेट को समझने के लिए एक छोटा सा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाऊंगा मैं। ये मेरा तरीका है समझाने का, ताकि ना आपको हमेशा के लिए ध्यान रहे। ठीक है ना। रिसीट, अमाउंट, पेमेंट, अमाउंट। आपको पता है मैंने अभी समझाया था, बैलेंस बीडी होता है, यहाँ पे कैश हो या बैंक हो, ये ले लिया। छोटा सा बना रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। और यहाँ बैलेंस सीडी, कैश बैंक जो हम निकालते थे बैलेंसिंग फिगर, और जहाँ जहाँ से पैसा आया वो ले लेते थे। यहाँ पे डोनेशन, एंट्रेंस फी, जहाँ जहाँ से भी पैसा आया, लाइफ मेंबरशिप फी, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। थोड़ा सा मैं इसके अंदर अमाउंट भी डाल रहा हूँ। बुक वैल्यू, इसकी बुक वैल्यू मान लो 500 है और सेल किया है 300 में। इधर ले लेता हूँ मैं सैलरी, रेंट, स्टेशनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, मान लो 10% इन्वेस्टमेंट। मैं कुछ चीज़ ले रहा हूँ, इस चीज़ों से ना आपको ना एक बार में ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि भैया एक वीडियो यदि हमारे लिए वैल्यूएबल हो जाए ना तो बहुत बढ़िया चीज़ है। एक ही वीडियो से हमें समझ में आने लग जाए तो कितना मज़ा आ जाता है। तो ये इसीलिए मैं इसको लेके चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सैलरी, रेंट, फर्नीचर मान लो 30,000 का परचेज़ किया है। इधर देने का मतलब है परचेज़ किया है तभी पेमेंट हुई होगी। इन्वेस्टमेंट मान लो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट लिया इन्होंने। बैलेंस सीडी, बैलेंस ये। अब हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये आपको दिया होता है क्वेश्चन में, ये आपको प्रिपेयर करना होता है। लेकिन जब ये प्रिपेयर करना होता है तो भैया जो मैंने बात आप लोगों को समझाई है ना, वो चीज़ ध्यान होना चाहिए कि इसके अंदर तो जितने भी ईयर का था सब चीज़ ले लिया था हमने, लेकिन इसके अंदर सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड चीज़ें लेते हैं हम। तो जब हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर अमाउंट, इसका फॉर्मेट होता है एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम और अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, ये ले लिया मैंने। आपको सबसे पहली बात याद रखना, ये बैलेंस बीडी और ये बैलेंस सीडी, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट नहीं है। पहली बात तो ये माइंड में फिट कर लो। मैंने कहा ना एक वीडियो से ही वैल्यूएबल बनाना चाहता हूं मैं कि इसी से तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक है, तो इट इज द नॉट पार्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि भैया मेरे जेब में जो पैसा पड़ा है वो मेरी पूरी की पूरी इनकम नहीं हो, मेरा असेट्स है। ठीक है, तो ये बैलेंस बीडी कहाँ जाएगा? ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। दो बैलेंस शीट इसके अंदर प्रिपेयर की जाती है, एक ओपनिंग दूसरी क्लोजिंग। ठीक है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा और ये मेरा कहाँ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्या कह रहे हो सर, समझ में आ गया? ठीक है, सबसे पहली बात तो ये याद रखना, अब कभी गलती नहीं करना। बैलेंस बीडी बैलेंस शीट भैया वो तो कैश हमारा असेट्स है, असेट्स तो बैलेंस शीट में जाता है, तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब कुछ चीजें और याद रखना। अब जो चीजें देखो, पेमेंट साइड वाली चीज इधर लेनी है, इनकम वाली इधर लेनी है, एक्सपेंस रिसीट साइड वाली इनकम साइड लेनी है। अब जरा तुम ध्यान दो, जैसे यहां से गया डोनेशन, ले लिया हमने, जो भी अमाउंट यहां पे लिखा हो 3,000 कोई भी चीज हो लिख लिया हमने। एंट्रेंस फी ले लेंगे, एंट्रेंस फी ले लिया। लाइफ मेंबरशिप फी जो होता है, इट इज आल्सो द नॉट पार्ट ऑफ इनकम। ये हमारा कैपिटलाइज माना जाता है, ये कैपिटलाइज होता है। कैपिटलाइज माने कैपिटल का पार्ट माना जाता है। सोच के देखो, यदि कोई पर्सन है वो लाइफ टाइम तक के लिए मेंबर बनने के लिए वो पैसे पे कर रहा है, तो वो पैसा कैपिटल में ऐड होगी एनपीओ की। तो एलएमएफ जो है वो भी हमारा इनकम का पार्ट नहीं है, जिसमें बॉक्स बना के समझा रहा हूं ना, सबको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। भैया कबाड़ बेचोगे तो इनकम ही है, न्यूज़पेपर आज पढ़ा कल रद्दी हो जाता है वो। ठीक है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर,
पुराना मटेरियल, वेस्ट पेपर, कुछ भी बेचोगे वो इनकम ही है एनपीओ के लिए, ठीक है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, एक पुराना फर्नीचर बेचा जिसकी वैल्यू 500 रुपये थी, लेकिन कितने में बेचा? 300 में। 500 वाली चीज को 300 रुपये में बेचा है, तो कितने का लॉस हुआ? 200 रुपये का लॉस। तो लॉस लेना है आपको, लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। वो भी किधर लेना है? एक्सपेंडिचर साइड में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि जितने भी एक्सपेंस और लॉस होते हैं वो कहाँ लिखे जाते हैं? डेबिट साइड में। तो यहाँ पे देखो 500 वाली चीज को हमने 300 में बेचा है, तो कितने का लॉस हुआ? 200 का, क्योंकि भैया ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ना कि ये असेट्स अकाउंट है। हमें इस 300 से एंट्री नहीं करनी। 500 वाली चीज 300 में बिकी है, वो तो एसेट्स अकाउंट में जाएगा ना, लेकिन फायदा या नुकसान कितना हुआ हमें ये देखना है। तो नुकसान कितने का हुआ? 200 का। तो ये 200, समझ में आ रही बात? देखो एक ही में देना चाहता हूं मैं पूरा खुराक अच्छे से, समझ में आ रही बात? अब आ जाते हैं भैया, सैलरी ले लिया, रेंट ले लिया, जो भी आप लेना है यहां से ले लेंगे। स्टेशनरी पे किया गया पैसा खर्चा है मेरा। फर्नीचर, अब फर्नीचर देखो, फर्नीचर इज द पार्ट ऑफ असेट्स। फर्नीचर आपने खरीदा है, ये असेट्स है। क्या हम ये असेट्स अकाउंट बना रहे हैं? नहीं जी सर, ये असेट्स अकाउंट थोड़ी ना है कि हम इसको भेज देंगे। असेट्स अकाउंट नहीं है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। तो जो भी हम असेट्स परचेज करेंगे उसकी भी एंट्री यहां नहीं जाएगी। ये असेट्स परचेज है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि असेट्स परचेज की एंट्री नहीं जाती। असेट्स परचेज हमारी कहां जाएगी? जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना, क्लोजिंग वाली, क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो उसमें जाएगा ये फर्नीचर। क्लियर हो रही है बात? क्योंकि हमने फर्नीचर खरीदा है तो वो हमारा जो है वो हमारा असेट्स है, ठीक है, तो वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट भी हमारा क्या है? असेट्स है। ये भी कहां जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। वो भी कौन से वाले में? क्लोजिंग वाले में। हमेशा याद रखना, ड्यूरिंग द ईयर आपने जो भी काम किया है एनपीओ के अंदर, ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई भी असेट्स खरीदा है ना, तो वो आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाना है, ओपनिंग में नहीं जाएगा। ड्यूरिंग द, एक बात बताओ, 1 अप्रैल को कोई चीज की है आपने, तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा मेरा। लेकिन आपने कोई चीज 31 अक्टूबर को खरीदा है या इस तरीके से किया है, 1 अक्टूबर को लिया है या बीच में लिया है ड्यूरिंग द ईयर, तो वो कैसे 1 अप्रैल में चली जाएगी? समझ में आ रही बात? तो ये ड्यूरिंग द ईयर वाला आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर लेना है। लेकिन मैंने क्या कहा था, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, तो ये तो 10% ये जो रेट दे रखा है, ये चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि भाई साहब ये जो इन्वेस्टमेंट हमने मार्केट में की है ना, उस पर 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस 1 लाख का 10% निकालोगे, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे डेट नहीं गिवन है, तो हम फुल ईयर का निकालेंगे। यदि आपको डेट गिवन होगा तो उतने महीने का ही चार्ज करेंगे। जैसे 1 अक्टूबर लिखा होता है, 31 मार्च में अकाउंट क्लोज हो रहता है, 6 महीने का सिर्फ निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? पूरे साल का निकालना होगा। तो 1 लाख का 10% कितना आएगा? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ले लेंगे हम, तो 1 लाख का मैं जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि हर बच्चे को समझ में आए कि मैंने क्या किया। 1 लाख का 10% कितना आ गया? 10,000। तो 10,000 तो आपकी इनकम हुई ना, इसलिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज द पार्ट ऑफ इनकम, इसलिए आपको इनकम साइड में लेना है 10,000। लेकिन ये 1 लाख वाली जो वैल्यू है वो आपको कहां लेनी है? बैलेंस शीट के अंदर, वो भी क्लोजिंग, क्योंकि 1 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उस पर जो फायदा हो रहा है वो तो आपकी इनकम है। समझ में आ रही बात? यानी आपको याद रखना है क्या कि जितने भी हम एसेट्स खरीदते हैं उसकी एंट्री नहीं जाती, लेकिन एसेट से यदि कोई फायदा हो रहा होता है या कोई नुकसान हो रहा होता है उसकी एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाती है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट होंगे। जो मेन एलिमेंट थे जिसमें समझाने वाले पॉइंट थे वो मैंने आपको समझाया है। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, एकदम ऐसे उड़ा देंगे क्वेश्चन को, फटाफट उड़ा देंगे, कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। ये अब क्या करेंगे? टोटल करेंगे। मान लो बच्चों यहाँ का टोटल ज़्यादा है, इधर का टोटल कम है, तो इधर बैलेंसिंग आएगा, तो क्या आएगा? सरप्लस। और सरप्लस क्या होता है? इनका एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इसलिए यहाँ बैलेंसिंग फिगर हमारा सरप्लस होगा। और इधर का सम ज़्यादा, इधर का सम कम है, तो क्या आएगा मेरा यहाँ पे? डेफिसिट आएगा। दोनों में से कोई एक चीज़ आएगा। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसके अंदर प्रॉफिट भी हो जाए लॉस भी हो जाए, कोई एक चीज़ होगा मेरे भाई, तो डेफिसिट होगा, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर तो यहाँ पे ही आएगा।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से अच्छा समझाने की कोशिश की है और एक में ही आपको लगभग समझ में आ गई होगी चीज़ें कि क्या फंडा है, ताकि जब मैं क्वेश्चन कराऊँ ना तो आपको मुझे बार बार समझाना ना पड़े कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है। आप खुद बोलेगा यार सर हो गया, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।